हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का टॉपिक है गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। लेकिन अगर आज की बात करेंगे, थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है। जितना इसका नाम आसान लग रहा है ना आपको, उतना ये टॉपिक टफ है। ठीक है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है सरकारी वित्तीय नियम। ठीक है, जो भी सरकारी वित्तीय नियम होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का एक गवर्नमेंट जो रूल होता है अपना, वो एक अलग होता है। ठीक है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है उनका अपना, एक अपने उनके पूरे कंडीशन होती है और टर्म्स होते हैं उनके, जिसके बिहाफ पे हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के समझने की कोशिश करना और प्लीज़ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सबसे मूल सिद्धांत क्या है? देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो गवर्नमेंट, पहली चीज़ तो है कि वो केवल पब्लिक बेस पे बनेगी, कोई पर्सनल बेस पे बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सबसे मूल सिद्धांत होता है वो होता है एक्सपेंडिचर केवल पब्लिक पर्पस और एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं अलाउ होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से क्या है? ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, आपका पब्लिक मनी का प्रूडेंस होता है और इकोनॉमी होती है और पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार उपयोग होता है। आया समझ में? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। प्रूडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक विधिवत अध्ययन। आया समझ में? पब्लिक मनी का प्रूडेंस, इकोनॉमी और पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार उपयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट फंड का उपयोग करते समय अधिकारी को किस प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए? देखो, गवर्नमेंट फंड की अगर बात करेंगे तो उनको ऐसी चीज़ें पालन करना चाहिए जो सभी की चीज़ों के मतलब बिहाफ पे रख के बनी हो और प्रूडेंस को साथ में रखते हुए, यानी कि प्रूडेंस होता है किसी भी, जैसे मनी के मामले में यहाँ बात करी जाएगी तो उसके बारे में गहन जानकारी होना। ठीक है, सेम केयर एज पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज विद हिज ओन मनी। ठीक है, उस इंसान को जिसके पैसे की बात की जा रही है उसको खुद से उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। किसी एक्सपेंडिचर को इनक्योर करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल चेक क्या है? बजट अवेलेबिलिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, एप्रोप्रिएशन का संबंध मुख्यतः किससे है? एप्रोप्रिएशन का संबंध जो होता है बेटा, ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर के लिए बजट प्रोविज़न के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि किसी हेड में पर्याप्त बजट नहीं है तो सामान्यतः क्या किया जाना चाहिए? यहाँ पे हेड का मतलब सिर वाला नहीं है भाई, किसी भी डिपार्टमेंट हेड होता है, किसी भी कंडीशन के हेड होता है। कहने का मतलब किसी के साइड से। ठीक है, किसी हेड में पर्याप्त बजट नहीं है तो सामान्यतः क्या करना चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो क्या है, हमें बिना अप्रूवल के एक्सपेंडिचर नहीं कर देना चाहिए। यहाँ पे लिखा बिना अप्रूवल एक्सपेंडिचर कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, और किसी अन्य एम्प्लॉय के नाम पर पेमेंट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सपेंडिचर को छुपाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एक्सपेंडिचर को छुपा ही नहीं सकते हम। क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल रूल के अनुसार रीएप्रोप्रिएशन एडिशनल प्रोविज़न की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो जो भी रूल के बिहाफ पे काम हो सकता है आप उस चीज़ को करिए, कोई चीज़ अपने हिसाब से मत करिए। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल सैंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, फाइनेंशियल सैंक्शन का उद्देश्य ही वही होता है जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको ऑथोराइज कराना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर की प्रमुख फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल हो सकता है? देखो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर बात करेंगे तो केवल अटेंडेंस नहीं शामिल होगी, ना केवल रिक्रूटमेंट शामिल होगा, ना करेस्पॉन्डेंस शामिल होगा। यहाँ पे आपका बजटरी कंट्रोल और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग शामिल होगी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, नो वर्क शुड ordinarily be commenced without administrative approval and financial sanction प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए ऑर्डिनरी तरीके से विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी किसी भी प्रशासनिक अप्रूवल के बिना और फाइनेंशियल सैंक्शन के बिना।
ठीक है। तो ये मतलब ये प्रिंसिपल का उद्देश्य क्या था? इस प्रिंसिपल का जो उद्देश्य है आपका वो ये है कि अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर को रोकना। कहने का मतलब अगर आप कोई भी काम करने चल रहे हैं, यहाँ पे वर्क मत लो, कोई काम ही ले लो पार्टिकुलर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ें आप करोगे अगर वो किसी बड़े अधिकारी के थ्रू आप अप्रूव करके करोगे, फाइनेंशियल सैंक्शन जो आपकी चीज़ें वो कहती हैं उसके बिहाफ पे करोगे, तो वो चीज़ें कभी गलत नहीं होगी। और गलत नहीं होगी तो जो आपका अनऑथराइज एक्सपेंडिचर होता है वो रुकेगा, ऑलरेडी रुक जाएगा वो, ठीक है। तो आपकी जो चीज़ें होंगी वो भविष्य में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि सैंक्शन अमाउंट 5 लाख है और एक्सपेंडिचर 5,80,000 हो जाता है, समझने की कोशिश करना, तो बिना कॉम्पिटेंट अप्रूवल के अतिरिक्त एक्सपेंडिचर क्या माना जाएगा? भाई वो अनऑथराइज्ड माना जाएगा ना। जो 80 लाख, जो आपका 80,000 रुपये है, 5 लाख का था, 5,80,000 हुआ है आपका, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो अनऑथराइज एक्सेस एक्सपेंडिचर क्या है? अनऑथराइज एक्सेस एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? देखो, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन का उद्देश्य यही होता है जो भी एक्सपेंडिचर है उनको उचित काउंटिंग हेड में रिकॉर्ड करना। आया समझ में? कहने का मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर है आपका, एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो ना, इनकम एक्सपेंडिचर सुना होगा, तो उसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको क्या है, एक अकाउंटिंग हेड में शामिल किया जाता है कि हमें कहाँ पे कितना खर्च हम कर रहे हैं, तो उसको एक उचित दायरे में शामिल करना, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजटरी कंट्रोल का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा होता है? देखो, बजटरी कंट्रोल की अगर बात करेंगे तो उसका सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर को ऑथराइज प्रोविज़न के साथ लगातार मॉनिटर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इकोनॉमी प्रिंसिपल का अर्थ है, इकोनॉमी प्रिंसिपल का अर्थ है आवश्यक क्वालिटी बनाए रखते हुए अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर को कम करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, एफिशिएंसी और इकोनॉमी में प्रमुख अंतर क्या है? एफिशिएंसी और इकोनॉमी में अंतर ये है, इकोनॉमी रिसोर्सेज को उचित कॉस्ट पर प्राप्त करने पर और एफिशिएंसी रिसोर्सेज से बेहतर आउटपुट प्राप्त करने पर केंद्रित करती है, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है, आप किसी भी रिसोर्सेज को या किसी भी चीज़ को आप उचित कॉस्ट पर प्राप्त कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। एंड एफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी आप कोई भी चीज़ है उसके थ्रू आपके एक बेहतर आउटपुट पा सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक मनी को एडवांस के रूप में प्राप्त करने वाले व्यक्ति की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? देखो, एडवांस को इंडिफिनिटली रखना बनता है, कहीं नहीं बनता है। आपको जो इंडेफिनिट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो नहीं बनता है। निर्धारित पर्पस के लिए उपयोग करके टाइमली एडजस्टमेंट अकाउंटिंग करना ये हो सकता है। पर्सनल अकाउंट में रखना बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना वाउचर खर्च करना ये भी नहीं हो सकता। तो आप करना, आप इंडेफिनिटली कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित पर्पस के लिए उपयोग करके टाइमली एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग करना। परमानेंट एडवांस इंटरेस्ट का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? छोटी और रूटीन ऑफिशियल पेमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर सपोर्टिंग वाउचर से साबित नहीं किया गया है तो क्या समस्या होगी? समस्या ये होगी, अकाउंटेबिलिटी और वेरिफिकेशन में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू ऑफ मनी और फेयर अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट में वैल्यू ऑफ मनी का अर्थ क्या है? कॉस्ट, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सुटेबिलिटी और लाइफ साइकिल कंसिडरेशन का उचित संतुलन। यदि टेक्निकली अनसुटेबल बिडर लोवेस्ट प्राइस कोट करता है तो क्या लोवेस्ट प्राइस के आधार पर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए?
हमारी समझ में तो नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको लोएस्ट प्राइस आपको कोट करके दे दिया और आप उसको लोएस्ट प्राइस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, निर्धारित टेक्निकल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्धारित टेक्निकल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी करना चाहिए। बिड स्पेसिफिकेशन को किसी स्पेसिफिक ब्रांड के पक्ष में इस प्रकार बनाना कि कंपटीशन सीमित हो जाए, किस प्रिंसिपल के विरुद्ध होता है? ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन के विरुद्ध होता है ये। फिर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी और फेयर कंपटीशन भी नहीं रहेगा। प्रोक्योरमेंट में बिड स्प्लिटिंग का मुख्य रिस्क क्या है? देखो, प्रोक्योरमेंट में बिड स्प्लिटिंग और का मुख्य रिस्क जो है वो आपका हो जाएगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आर्टिफिशियली छोटे हिस्सों में बांटकर प्रेस्क्राइब्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से बचना। नेक्स्ट आ जाते हैं। यदि 10 लाख की वस्तु की आवश्यकता है और अधिकारी जानबूझकर उसे कई छोटे पर्पस में डिवाइड करता है ताकि हाई लेवल अप्रूवल टेंडर रिक्वायरमेंट अवॉइड हो, तो क्या कहें? तो यह क्या है? आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। टेंडर प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण कौन सा है? प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का बीडर से अनडिस्क्लोज फाइनेंशियल रिलेशनशिप होना। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रोक्योरमेंट में प्री क्वालिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, पहली चीज़ तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे प्रोक्योरमेंट है, बिड स्प्लिटिंग है, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है आप तो फिर उस चीज़ क्लियर नहीं कर पाएंगे आप ये क्या कहना चाह रहा है। प्रोक्योरमेंट में प्री क्वालिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्धारित एलिजिबिलिटी कैपेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने वाले सप्लायर्स की पहचान करना। नेक्स्ट आ जाते हैं। बिड इवैल्यूएशन में रिस्पॉन्सिव बिड से क्या आशय है? पहले तो समझो बिड क्या होता है। मुझे 2 अक्षर वाला वर्ड नहीं चाहिए, आप खुद इसको समझने की कोशिश करो बिड का मतलब क्या होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऐसी बिड जो प्रेस्क्राइब एसेंशियल रिक्वायरमेंट और कंडीशन को सस्टेंशियली पूरा करती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का बात करेंगे तो उसका उद्देश्य होता है वेंडर्स की ऑफर को निर्धारित पैरामीटर पर सिस्टमेटिकली कंपेयर करना। नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रोक्योरमेंट में अर्नेस्ट मनी बिड सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य हो सकता है बिडर को सीरियसनेस और बिड ऑब्लिगेशन को सिक्योर करना। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का उद्देश्य मुख्यतः कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के प्रॉपर परफॉर्मेंस को सिक्योर करना है। प्रोक्योरमेंट में सिंगल सोर्सेज प्रोक्योरमेंट कब सबसे अधिक उचित हो सकता है? जब एप्लीकेबल रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड जस्टिफाइड सर्कमस्टेंसेस मौजूद हों। नेक्स्ट आ जाते हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का उपयोग किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? देखो, पहली चीज़ अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को जानबूझकर अवॉइड करना, इसकी वजह से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है, गुड्स रिसीव होने के बाद पेमेंट प्रोसेस से पहले कौन सा एविडेंस महत्वपूर्ण होता है? देखो, जो एविडेंस की बात करेंगे तो गुड्स रिसीव्ड होनी चाहिए या इंस्पेक्शन होना चाहिए और इनवॉइस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। 3 वे मैचिंग में सामान्यतः किन डॉक्यूमेंट को मैच किया जाता है? 3 वे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, 3 वे मैचिंग में, तो फिर डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा परचेज ऑर्डर,
गुड रिसिप्ट और इनवॉइस। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट। प्रोक्योरमेंट में L1 का सामान्यतः किसे इंडिकेट करता है? L1 की बात करें तो लोवेस्ट इवैल्यूएट रिस्पॉन्सिबल बिडर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि L1 बिडर एसेंशियल टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता है तो सबसे उचित अप्रोच क्या होगी? सबसे उचित अप्रोच होगी निर्धारित एवेल्युएशन और क्राइटेरिया के अनुसार रिस्पॉन्सिव एलिजिबल बिडर का चयन करना। ऑफिस में पेमेंट से पहले वाउचर वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाउचर का वेरिफिकेशन जो होता है, वाउचर वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है एक्सपेंडिचर को वैलिडिटी, ऑथराइजेशन और सपोर्टिंग एविडेंस वेरीफाई करना। पेमेंट वाउचर में ऑथराइजेशन का अभाव किस प्रकार कंट्रोल वीकनेस है? ऑप्शन ए इज राइट, ऑथराइज्ड कंट्रोल फेल्योर। फेलियर भी काफ़ी लोग पढ़ देते हैं, वैसे उसको फेल्योर पढ़ते हैं। कैशबुक में एंट्रीज सामान्यतः किस आधार पर की जानी चाहिए? कैशबुक पे एंट्रीज जो होती है वो एक्चुअल रिसीप्ट होती है, पेमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर की जानी चाहिए। कैशबुक और फिजिकल कैश का पीरियोडिक वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक होता है? बुक बैलेंस और एक्चुअल कैश के बीच डिस्क्रिपेंसीज डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिटेक्ट मतलब होता है पता करना, डिस्क्रिपेंसीज होता है डिस्क्रेपेंसीज। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि फिजिकल कैश बुक बैलेंस को 15,000 कम मिलता है तो सबसे उचित इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इमीडिएट एक्शन ये होगा शॉर्टेज को इन्वेस्टिगेट, डॉक्यूमेंट और कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना। नेक्स्ट, ऑफिस फाइनेंशियल प्रोसीजर में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मुख्य महत्व क्या है? मुख्य महत्व ये होता है कि ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी, ऑथराइजेशन और ऑडियो ट्रायल इस्टेब्लिश करना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसका ऑप्शन बी राइट है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि इनवॉइस पर अमाउंट और परचेस ऑर्डर अमाउंट अलग है तो पेमेंट से पहले क्या करना चाहिए? पेमेंट से पहले डिफरेंस का कारण वेरीफाई करके ऑथराइज अप्रूवल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अनुसार एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एडवांस पेमेंट का सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? ऑप्शन बी इज राइट, प्रेस्क्राइब्ड पर्पस, सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और टाइमली एडजस्टमेंट सुनिश्चित करना। यदि एम्प्लॉय का पुराना एडवांस अभी आउटस्टैंडिंग है तो नया एडवांस सैंक्शन करने से पहले क्या महत्वपूर्ण होता है? एग्जिस्टिंग एडवांस का स्टेटस और एप्लीकेबल रूल्स की कंप्लायंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टॉक रजिस्टर का प्राइमरी पर्पस क्या है? स्टॉक रजिस्टर का प्राइमरी पर्पस है रिसीप्ट, इशू और बैलेंस ऑफ स्टोरी आइटम्स का अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड करना। फिजिकल स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर में डिफरेंस मिलने पर क्या किया जाना चाहिए? रिकंसिलेशन और कारण की जांच करना तथा आवश्यक करेक्टिव एक्शन लेना। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑफिस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में ओवर राइटिंग, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन मिलने पर ऑडिटर को क्या देखना चाहिए? वेदर अल्टरेशन इज़ प्रॉपरली ऑथेंटिकेट, अगर आपका जो अल्टरेशन हुआ है यानी कि जो उसमें चेंजेस हुए हैं वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट हैं और जो भी उसमें एविडेंस है वो उसका सपोर्टिव है। ठीक है, उसको जो भी ऑथेंटिकेट किया गया है उसको एविडेंस को साथ में रख कर किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें उनको देखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की प्रॉपर कस्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनऑथराइज अल्टरेशन, लॉस या डिस्ट्रक्शन से रिकॉर्ड की सुरक्षा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मंथली फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर का एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण इस वजह से होता है वेरियस ओवर स्पेंडिंग और अंडर यूटिलाइजेशन को समय पर आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम मंथली करते रहेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आगे आएगी। लास्ट है आपका
50 क्वेश्चन है। निम्न में से गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल के कंप्लायंस का सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? तो मजबूत जो कॉम्बिनेशन होता है वो बजट की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि आपका बजट कितना दिया गया है, जो बजट अवेलेबल है वो कितना है। नेक्स्ट आता है कम्पिटेंट सेक्शंस जो होते हैं आपके, ठीक है, यानी कि उनको किन दायरों में रखकर खर्च करना है। और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट होता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब किसी की सलाह के अनुसार कोई काम होता है वहाँ पे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और कोई भी चीज़ खर्च करने से पहले उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो उसको वेरीफाई होना चाहिए, और उसके बाद उनका अकाउंटिंग होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन फिनिश। अब आते हैं, आपका एक टॉपिक बचा हुआ है जो लास्ट का टॉपिक है, वो आज रात में आ जाएगा। आई थिंक 10 PM पे वो वीडियो आपकी आ जाएगी और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब हम कल का एक शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की, वो होंगी योजनाएं। योजनाएं अगले 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। वैसे तो अभी पेपर जो है आपका एग्ज़ाम जो है अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे उम्मीद है अगर वो पेपर होता है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।